Hello students, today we will discuss about our next topic, that is active absorption. In the last video we discussed about the passive absorption. Now we deal about active absorption. What is active absorption? Rapid uptake of specific mineral and their accumulation against the concentration or electrochemical gradient at the expense of energy is known as active absorption. That means minerals, ions को अपटेक करना प्लांट के द्वारा अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट मीन्स from a region of low concentration gradient to a region of higher concentration gradient एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, मीन्स एनर्जी को यूज़ करके, उसको आप क्या बोलोगे? एक्टिव एब्जॉर्प्शन. एक्टिव एब्जॉर्प्शन आर ऑफ टू टाइप, that is by means of the carrier proteins, and another active absorption is mainly unidirectional process. In the previous video we deal about the passive absorption, that is a bidirectional process. It is always mediated by the organic carriers के द्वारा. तो आप क्या बताओगे? एक्टिव एब्जॉर्प्शन यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है एंड ऑर्गेनिक कैरियर्स जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं सेल के अंदर, उनकी हेल्प से आयंस का अपटेक किया जाता है. The uptake is usually by an operating system. That operating system is known as pump. The force that uptake the nutrient against the concentration gradient is applied by the ATP. Energy to derive this active absorption chiefly कम कहाँ से आएगी वो एनर्जी? by ATPase प्रोटोन पंप से. ATPase प्रोटोन पंप क्या करेगा? ATP को ब्रेक डाउन करेगा और एनर्जी को रिलीज करवाएगा. देन कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपके एक्टिव एब्जॉर्प्शन की, वो क्या होती हैं? एक्टिव एब्जॉर्प्शन फर्स्टली एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी के बेस पे होगा, भी एनर्जी का यूज़ किया जाएगा. इट इज़ ए अपहिल प्रोसेस, दैट मीन्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है. जैसे ही आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा उस पर ये डिपेंड नहीं करता. जैसे डिफ्यूजन था, उसमें अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र होना रुक जाता है, लेकिन एक्टिव एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता है. इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद भी अगर हम फोर्स थोड़ा लगाते हैं, एनर्जी ज़्यादा देते हैं, तो उसकी वजह से भी आयंस आपके मूव करेंगे फ्रॉम ए रीजन वन रीजन टू अनदर रीजन में. इट इज़ हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस फॉर डिफरेंट आयंस के लिए. कुछ आयंस को ये ज़्यादा जल्दी अपटेक करवाता है, कुछ को कम करवाता है. कैटायंस और एनायंस जो होते हैं ओपनली एब्जॉर्ब किए जाते हैं बाय द डिफरेंट रेट्स के द्वारा, और इक्विलिब्रियम जो है इसमें सेल्डमली रिलीज हो जाता है. मेटल्स जो मेटाबॉलिक स्टेट होती है ना सेल की, वो इन्फ्लुएंस करते हैं एबिलिटी टू रिटेन, एब्जॉर्ब करना है या रिटेन करके रखना आयंस को. जैसे मेरिस्टेमेटिक जो आपकी सेल्स होती हैं और एनलार्ज जो सेल्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करती हैं? एक्यूमुलेट करते हैं साल्ट को. फिर कुछ थ्योरीज आएगी जो आपके एक्टिव एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करती हैं. फर्स्ट थ्योरी है आपकी प्रोटीन कैरियर हाइपोथेसिस. प्रोटीन कैरियर हाइपोथेसिस में क्या होता है? कुछ स्पेसिफिक प्रोटीनियस मॉलिक्यूल होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, वो हेल्प करवाते हैं आपके अपटेक करने के लिए मिनरल को. उन प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स को आप क्या बोलोगे? कैरियर और ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स. कैरियर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे भाई? बाइंड करेंगे पहले सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के साथ में आउटर सरफेस पे, देन उसकी वजह से क्या बन जाएगा आपका? एक कैरियर और आयन का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. फिर क्या होगा? वो कॉम्प्लेक्स रोटेट करेगा बाय 3 रोटेशंस हो सकते हैं उसमें, तो कॉन्ट्रैक्शन करेगा या रोटेशन करेगा या फिर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा. फिर जो उसका आउटर सरफेस होगा वो इनर सरफेस की तरफ हो जाएगा. इनर सरफेस की तरफ सेल के पास जाने के बाद कैरियर मॉलिक्यूल क्या करेगा? अपने आयंस को जो उसने अपटेक किया था उनको रिलीज़ कर देगा, और फिर उसके बाद कैरियर मॉलिक्यूल क्या अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा. ये जो सारा प्रोसेस होता है ये एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी को यूज़ करता है. तो आपका जो पॉइंट है कुछ इसमें, तो क्या नोट करोगे? कैरियर्स जो होते हैं वो सिलेक्टिव इन नेचर होते हैं. सेकंड है मॉलिक्यूल मूवमेंट जो होती है वो कैरियर सोल्यूट कॉम्प्लेक्स की, वो भी यूनिडायरेक्शनल होती है.
कैरियर आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ या रिलीजिंग ऑफ द आयन क्या करते हैं, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है कॉम्प्लेक्स, ताकि वो दोबारा से यूज हो सके। एंड इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एनर्जी का यूज होता है। नेक्स्ट है, एज नंबर ऑफ कैरियर आर फिक्स्ड, इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्योंकि अगर मान लो सेल के अंदर 50 आपके कैरियर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो 50 ही आयंस को वो लेके जाएंगे। अगर आप आयन को 60 कर दोगे तो वो आयन बाइंड कहाँ करेंगे, क्योंकि आपका तो कैरियर मॉलिक्यूल तो एक फिक्स अमाउंट में है। तो जितने आपके कैरियर मॉलिक्यूल हैं उतने ही आयंस क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। आपका आयंस की कंसेंट्रेशन अगर इंक्रीज भी कर दोगे तो भी कैरियर स्पेस का कोई इफेक्ट, ट्रांसपोर्ट स्पेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है, जो आपके कैरियर्स होते हैं उनको हम कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के द्वारा ब्लॉक भी किए जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, स्पेसिफिक प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको क्या होता है, कुछ सर्टेन इनहिबिटर्स होते हैं जो वहाँ पर उनकी एक्टिव साइट पर आके बाइंड कर जाते हैं, जिससे क्या है, पर्टिकुलर आयन वहाँ पर बाइंड नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेंगे, उनकी एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी। तो इस जो आपकी प्रोटीन कैरियर हाइपोथेसिस है, इसके भी आगे कुछ इस थ्योरी के बेस पे भी कुछ कैरियर्स के अलग अलग डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका रिवॉल्विंग प्रोटीन। रिवॉल्विंग प्रोटीन्स कैसे मैकेनिज्म काम करता है भाई, देखो जैसे यहाँ पर ये आपका प्रेजेंट है प्रोटीन मॉलिक्यूल, इसको आप बोलोगे कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये आपके प्रेजेंट आउटसाइड में सोल्यूट पार्टिकल्स, ये सोल्यूट पार्टिकल्स क्या करेंगे भाई, इसकी एक्टिव साइट पे आके बाइंड कर जाएंगे। फिर क्या करेंगे, ये कैरियर मॉलिक्यूल एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी को यूज़ करेगा और क्या करेगा, अपना रोटेशन कर लेगा। अभी देखो आउटर सरफेस, इसका आउटर सरफेस की तरफ है कैरियर का जो एक्सेप्टर, मतलब कैरियर की जो एक्टिव साइट है। फिर क्या करा, इसने 180 पे रोटेशन की, अब इसका जो है एक्टिव साइट वो किधर हो गई है, इनर सरफेस की तरफ हो गई है। तो इसके क्या, इसका आप क्या बोलते हो, इसने अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, रिवॉल्व कर लिया इसने। तो इससे क्या होगा, अब इनर साइड की तरफ ये क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देगा, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स इसने अपटेक किए था आउटर साइड से, अब वो इनर साइड में रिलीज हो गई है। देन अगेन ये अपना इसी वाली नॉर्मल जो स्टेट है उसको अगेन क्या करेगा, ये अचीव कर लेगा, ताकि इसको रीयूज हो सके। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कैसे वर्क करेंगे, इसमें आपका क्या रहेगा, अभी कुछ मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं, अभी मोर अगर ज़्यादा कॉन्टैक्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं और लूजली बाउंड फॉर्म में भी हो सकते हैं। जब आपके प्रोटीन्स क्या होते हैं, लूजली प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि अनफोल्डेड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो अनफोल्डेड स्टेट में जब प्रेजेंट होंगे तो उनका जो पोलर ग्रुप है वो क्या होगा, एक्सपोज होएगा। और पोलर ग्रुप में मतलब किसी पे पॉजिटिव चार्ज होगा, किसी पे नेगेटिव चार्ज होगा, वो डिपेंड करता है वहाँ पर कौन से टाइप का पर्टिकुलर अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। तो जब वो पोलर ग्रुप एक्सपोज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर जो आउटसाइड में आयंस प्रेजेंट हैं वो उनके साथ में जाके बाइंड करना स्टार्ट करेंगे। लाइक यहाँ पर आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, मतलब नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, उसके नेगेटिव ग्रुप के साथ में कौन आके बाइंड कर जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैटायन बाइंड कर जाएगा, दैट इज के पॉजिटिव आयन। इसी तरीके से जब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है भाई, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, तो उसके साथ में आपका नेगेटिवली चार्ज अनायन आके बाइंड कर जाएगा। अब क्या होगा, फिर उसके बाद जब ये इस आयन इसके साथ बाइंड कर जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब फिर इसकी वजह से इसके प्रोटीन के खुद के जो मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव, आपस में ही क्या करेंगे, अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कर लेंगे, जिसकी वजह से जो आयन इनके साथ में अटैच हुए थे वो रिलीज हो जाएंगे इनसाइड में। इस तरीके से आपकी ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन थ्योरी क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है आयंस को फ्रॉम आयन आउटसाइड से इनर साइड में, एक्सप्लेन किया इसने। नेक्स्ट है आपका टनल प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट प्रोटीन इज मेनली नोन एज इंट्रा, क्या बोलोगे आप उनको, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के अंदर क्या होता है अभी, एक ये ना पूरा टनल की तरह एक सिस्टम होता है, जैसे ओपनिंग होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, आपके सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो आके बाइंड करते हैं और वो क्या उस टनल को क्रॉस करते हैं और इनर साइड में आके रिलीज कर जाते हैं। इस तरीके से ये आपकी टनल प्रोटीन थ्योरी काम करती है। नेक्स्ट है आपका लेसिथिन कैरियर हाइपोथेसिस। लेसिथिन कैरियर हाइपोथेसिस के अंदर क्या रहेगा, मेनली आपका एक मॉलिक्यूल होता है दैट इज लेसिथिन। वो आपका लेसिथिन मॉलिक्यूल जो होता है वो भी टू
टू सब्सटेंस से मिलके बना होता है, दैट इज वन इज फॉस्फेटिडिक ग्रुप एंड सेकंड वन इज कोलिन ग्रुप। जो फॉस्फेटिडिक ग्रुप होता है ये आपका क्या होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, फॉस्फेट पे नेगेटिव होता है ना चार्ज, उसके साथ में आके आपका कैटायन बाइंड करता है। जैसे कैटायन बाइंड करेगा इसका एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और कोलाइन जो होता है उससे पॉजिटिव ग्रुप होता है, तो इसके साथ में आपका एनायन आके बाइंड कर जाता है। ये आउटर साइड द सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर ये आपस में ऐसे बाइंड करते हैं। फिर क्या होता है, जब ये लेसिथिन इनसाइड में जाएगा वहाँ पर एक लेसिथिन एज एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो क्या करेगा एटीपी को यूज करके इस लेसिथिन को ब्रेक डाउन कर देगा इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में कोलाइन फॉस्फेटिडिक एसिड, एंड जो इसके साथ आयंस है वो भी अलग हो जाएंगे, के पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इनर साइड में रिलीज हो जाएंगे। इस तरीके से आपका ये कॉम्प्लेक्स काम करता है। नेक्स्ट है आपका भाई साइटोक्रोम पंप थ्योरी। जो आपकी साइटोक्रोम पंप थ्योरी होती है ये क्या करती है कि कैसे काम करती है, जो इसमें क्या होता है कि अगर ये रेस्पिरेशन के बेस पे ज़्यादातर काम करती है, आयन का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है विद द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आपका कैसे, जैसे आप रेस्पिरेशन को एनहेंस करोगे आयंस का एब्जॉर्प्शन भी एनहेंस हो जाएगा। लाइक जो एनहेंस रेस्पिरेशन ड्यू टू एनायन एब्जॉर्प्शन दैट इज नोन एज साल्ट रेस्पिरेशन। और व्हेन रेस्पिरेशन इज डिस्टिल्ड वाटर के अंदर होता है तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको बोलते हो आप ग्राउंड रेस्पिरेशन। फिर ऑन द बेसिस ऑफ इसके पोस्टुलेट्स दिए गए थे थ्योरी के, तो उसके उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट है आपका एन ऑक्सीजन ग्रेडियंट एग्जिस्ट ऑन द मेम्ब्रेन विच फेवर द ऑक्सीडेशन ऑन द आउटर सरफेस, एंड रिडक्शन जो होता है वो किस पे होता है, इनर सरफेस पे। नेक्स्ट है आपका एनायन और कैटायन जो होंगे वो ऑब्जॉर्व करेंगे इंडिपेंडेंटली। ये जरूरी नहीं है कि कैटायन आएगा तो साथ में एनायन भी आएगा, नहीं, वो अपने अपने कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब किए जाएंगे, एंड डिफरेंट दोनों का अपना अपना अलग से मैकेनिज्म रहेगा, वो भी आपको मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। थर्ड है आपका जो एनायंस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं एक्टिवली, जबकि जो कैटायंस होते हैं वो पैसिवली डिफ्यूजन से वो क्या करते हैं फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं। फोर्थ क्या आपका एक साइटोक्रोम कैरियर सिस्टम प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन में, जो क्या करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है एनायंस का। अब इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा, इसका मैकेनिज्म रहेगा कुछ इस तरीके से कि आपका देखो इसमें जो आपका साइटोक्रोम होता है उसके पास होता है आयरन ग्रुप। आयरन जो ग्रुप होता है वही क्या करता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक्सेप्ट भी करता है और देता भी है, मतलब डोनर की तरह भी वही एक्ट करता है और रिसेप्टर की तरह भी वही एक्ट करता है। तो ये पूरी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे आपके क्या प्रेजेंट है भाई, क्या प्रेजेंट है, साइटोक्रोम प्रेजेंट है। तब क्या होगा, पहले आपका एक साइटोक्रोम क्या करेगा भाई, एनायन को लेगा, एनायन को लेना मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो जब एक साइटोक्रोम उसमें Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में आयरन प्रेजेंट होता है, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को लेगा वो Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट साइटोक्रोम को दे देगा तो वो दोबारा अगेन से क्या होगा, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसको इसने दिया वो Fe2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3 में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट फिर क्या होगा, फिर वो Fe3 अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो Fe2 में चला जाएगा, और नेक्स्ट वाला Fe2 Fe3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे करते करते ये आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन की तरफ पहुंच जाएंगे, और इनर मेम्ब्रेन की तरफ जाकर ये क्या करेगा, रिलीज कर देगा जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लिया था। नेक्स्ट है इसमें H पॉजिटिव भी होता है यूज, तो H पॉजिटिव कैसे होगा, H पॉजिटिवली मैंने बताया ना क्या, कैटायन, कैटायन जो क्या करेगा वो फ्रीली डिफ्यूजन प्रोसेस से, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से फ्रॉम आउटर सरफेस टू इनर सरफेस या इनर सरफेस टू आउटर सरफेस मूव करता रहेगा। इस तरीके से आपका ये जो आपका कौन सी थ्योरी थी आपकी, दैट इज साइटोक्रोम पंप थ्योरी एक्ट करती है। इसमें भी कुछ ना कुछ भैया ऑब्जेक्शंस दिए गए हैं, वो ऑब्जेक्शंस क्या रहेंगे, फर्स्ट इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एनायंस। नेक्स्ट है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन इज नॉट एक्सप्लेन्ड, यहाँ पर क्या है आपका एब्जॉर्प्शन सिलेक्टिव हो रहा है जो एटीपी की एनर्जी की हो रहा है, तो या फिर किसी मतलब क्या कर रहा है ये किस पर्टिकुलर एनायन को ले रहा है, कितने साइज के एनायन को ले रहा है, इन्होंने इस बारे में कोई भी डिटेल आपको नहीं दी है। नेक्स्ट है आपका साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज एब्सेंट इन मैनी, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें ये क्या होता है, साइटोक्रोम सिस्टम क्या होता है भी एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है ए हाई रेट ऑफ साल्ट रेस्पिरेशन वाज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द कैटायन, उसने भी अब क्या बताया था ऊपर की जो एनायन होते हैं उनकी उनमें क्या होता है, उनकी वजह से
हाई ऑफ साल्ट रेस्पिरेशन होती है एनायन के एब्जॉर्प्शन की वजह से। तो ये ऑब्जेक्शन है, क्योंकि बाद में देखा गया होता है कैटायंस के एब्जॉर्प्शन की वजह से भी हाई रेट ऑफ साल्ट रेस्पिरेशन होती है। नेक्स्ट है आपका 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल जो होता है वो इंक्रीज करता है रेस्पिरेशन को, लेकिन यहाँ पर वो डिक्रीज करता है साल्ट के एब्जॉर्प्शन को। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हम डाल रहे हैं तो हमने जैसे पहले बोला था कि रेस्पिरेशन इंक्रीज करेगी तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा, लेकिन ये तो क्या करेगा, इंक्रीज करता है रेस्पिरेशन को। तो इसकी वजह से हमारा एब्जॉर्प्शन, साल्ट जो एब्जॉर्प्शन है वो भी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हम डाइनाइट्रोफिनॉल ये डालेंगे 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, तो इसकी वजह से साल्ट का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। तो क्या है, ये जो इन्होंने रिलेशन पहले दिया था वो गलत है। अभी हम इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो डिफरेंट पाथ होते हैं, लोग पाथ हो जो किस किस पाथ से जो प्लांट है, रूट है जो वो एब्जॉर्ब करते हैं आयंस को, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। आप यहाँ तक अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।